हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वीबीटी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे सैम्पल पेपर आपके कितने भी उठाकर देख लो, फाइनल का पेपर हो, 3 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना होता है वीबीटी से। ठीक है, तो देखो एक बार ध्यान से कि क्या कहती है वीबीटी। सबसे पहले इसके पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं। अगर आपने इसके पोस्टुलेट के बारे में समझ लिया कि वीबीटी का मतलब एक्चुअल में क्या है, क्या ये आपको कहना चाहती है, किन किन चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहती है, तो यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाता है। देखो सबसे पहली बात क्या कहती है वीबीटी कि आपके पास मेटल है और लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्या कहता है कि मेटल के पास क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल आपके पास होता है, जबकि लिगेंड के पास क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल आपके पास है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर होते हैं, आपके पास मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं। देखो जब मैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है मान लिया ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कि एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, तब आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन जब मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरफा बनेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड के पास ज्यादा है, मेटल के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल आपके पास है, तो लिगेंड क्या कहता है, चल मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, मैं तुझे ट्रांसफर कर देता हूं और हम क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जिसके ऊपर हमारे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं। ठीक है, दूसरी खास बात क्या कि जब भी आप क्या कहते हो कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पास हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेटल के लिगेंड के आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, आपके पास न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास बनाते हैं। ठीक है, जहां से हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बोलते हैं। और आपके पास ऑर्बिटल कौन से ओवरलैप करते हैं, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, वो आपस में ओवरलैप करके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करते हैं और उसी बिहाफ पर हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो फिक्स करते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होगी। ठीक है, ये फिलहाल पोस्टुलेट है, आप इसको यहाँ से क्वेश्चन जनरली सीबीएसई में नहीं पूछा जाता, इसकी जो आगे एप्लीकेशन पार्ट है वहां से क्वेश्चन आएगा। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ये कहता है कि जो लिगेंड मेरे पास है, लिगेंड 2 तरह के आपके पास लिगेंड होते हैं। एक मेरे पास कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड आपके पास होता है, और एक आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात की है, जहां पर आपके पास वाटर से आगे राइट साइड में हम बढ़ते हैं, आपके पास अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास है, ये सारे के सारे क्या होते थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके पास होते हैं। जबकि वाटर है, जितने भी हैलाइड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। पहली बात जो आपको याद रखनी है क्वेश्चन को करने के लिए, आपको लिगेंड का नेचर पता होना चाहिए कि जितने भी हैलाइड हैं वो वीक फील्ड लिगेंड आपके पास होंगे। दूसरी बात क्या, वाटर है, वीक फील्ड लिगेंड आपके पास है, इधर आपके पास अमोनिया है, साइनाइड आपके पास है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास है, कार्बोनिल आपके पास है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके पास होते हैं। ठीक है, पहली बात तो याद रखने वाली यहाँ पर ये थी। अब दूसरी बात जो यहाँ पर याद रखनी है आपको क्या ध्यान रखना है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके पास प्रेजेंट होता है तो वो हमेशा आपके पास क्या करता है, पेयरिंग करता है। और वीक फील्ड लिगेंड अगर आपको कहीं मिलेगा तो वहां पर पेयरिंग आपको नहीं करवानी, ये वर्ड और आपको याद रखना है। पहली बात, वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन से हैं, जितने भी हैलाइड हैं, वाटर हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड होंगे। अमोनिया, साइनाइड, CO, ये वाले ग्रुप आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएगा, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएगा। इन 2 बातों का ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे पोस्टुलेट पे चलते हैं। आपके पास देखो आगे पोस्टुलेट क्या कहता है आपको। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। हम कहते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 हैं,
ध्यान से सुनना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपके पास होता है किसी मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती हैं। या तो आपके पास D2sp3 होगा या फिर आपके पास sp3d2 आपके पास होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन दो ही पॉसिबल है, या तो आंसर D2sp3 आएगा या फिर sp3d2 आपके पास आएगा। देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है, 2 डी के, एक एस का, 3 और 3 पी के, आपके पास टोटल 6 आपके पास रहेंगे। यहां पर भी sp3d2 है, टोटल 6 आपके पास है। और अगर D2sp3 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है तो आपके पास पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की जो शेप है वो आपके पास क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। और अगर आपके पास sp3d2 आ जाती है तब भी शेप क्या होगी, आपके पास ऑक्टाहेड्रल होगी। मतलब अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आपको देता है जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आंख बंद करके आपको उसकी शेप है वो ऑक्टाहेड्रल लिख देनी है, ये नंबर आपका पक्का हो जाता है। ठीक है, बाकी दो तरह की पॉसिबिलिटी है, चेक करेंगे कैसे हमें पता चलता है कि D2sp3 है और कैसे पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 आपके पास आएगी। दूसरी खास बात कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होती है उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम उसको कहते हैं। ठीक है, इनर ऑर्बिटल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल आपके पास है, डी ऑर्बिटल क्या है, अंदर की साइड है, पहले आपके पास आ रहा है, तो इसको मैं क्या कहूंगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहूंगी। दूसरा देखो sp3d2 आपके पास है, अब डी कहां गया, बाहर की तरफ गया आपके पास, तो इन इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आपके पास रहेगा, जहां डी ऑर्बिटल आपका बाहर की तरफ आएगा, उस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, पेपर में कई बार पूछता है क्वेश्चन कि बताओ ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपके पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, एक्सप्लेन करो। आउटर का मतलब क्या है कि पेपर में आपसे पूछा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर बताओगे। अगर sp3d2 आपके पास आएगा तो आप कह दोगे कि ये कैसा है, क्योंकि डी आपका बाहर की तरफ आ रहा है, आउटर साइड में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल आपके पास कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और अगर डी अंदर आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो जब भी रीजनिंग क्वेश्चन आता है आपके पास कोऑर्डिनेशन के अंदर इनर और आउटर को लेके, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है। कंफर्म है। आगे देखो, दो वर्ड और आते हैं, एक को हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक को हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको बहुत बार पेपर में पूछता है, बताओ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। बस आपको एक वर्ड का ध्यान रखना है, अभी अभी मैंने आपको बताया था एक वीक फील्ड लिगेंड आपके पास है, एक आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि जो पेयरिंग कराता है, और वीक का मतलब है जहां पेयरिंग नहीं करानी है आपको। तो उल्टा याद रखो, अगर स्ट्रॉन्ग आ गया है तो स्ट्रॉन्ग के साथ क्या वर्ड जुड़ेगा, लो जुड़ेगा। मतलब जहां पेयरिंग होगी उसको हम क्या कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जहां पेयरिंग हो जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे आपके पास। और जहां पेयरिंग नहीं होगी, वीक आ गया, तो वीक के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब जहां पेयरिंग नहीं होगी उस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और जहां पेयरिंग हो जाएगी उसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। याद हुआ इतना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आपके पास। अगली जो मेन आपको फीचर याद रखना है, आगे हमारे पास क्या रहता है, मैग्नेटिक बिहेवियर है। मैग्नेटिक बिहेवियर, देखो अगर आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछता है तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर दो तरह के बिहेवियर ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, जो आपके जनरली आपको सिलेबस में सिर्फ दो तरह के आपको आंसर बताने हैं, या तो आपके पास क्या होगा, डायामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा, या फिर आपके पास क्या है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। नॉर्मली हम सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ते हैं कि डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, फेरो भी होती है, फेरी भी होती है, आपके पास पैरा भी होती है। तो यहाँ पर हमें इन सब के बारे में बात करने की जरूरत नहीं होती।
ठीक है, यहां पर सिर्फ आपको आंसर देना है, या तो डायामैग्नेटिक बिहेवियर आपको बताना है या पैरा आपको बताना है। अब कैसे पता चलता है कि डाया कब होगा, पैरा कब होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी प्रोसेस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, वहां पर आपको ये चेक करना है कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास 0 होते हैं, इसका मतलब वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, डायामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। इसके बाद है, अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, मतलब चाहे आपके पास एक हो चाहे एक से ज्यादा आपके पास हो, तो उस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक कहेंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 0 है तो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर करेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है, चाहे कितने भी प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बोलेंगे, या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो शो कर रहा है। अगली खास बात क्या आती है, जनरली कलर के ऊपर भी क्वेश्चन किया जाता है कि बताओ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास कलरलेस होता है, इसका आपके पास ये वाला कलर होता है। तो बेसिकली वो भी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है आपके पास। आप क्या कहोगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 0 हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है आपके पास, तो वहां पर डी ट्रांजिशन आपके पास नहीं होती है। डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, कलरलेस आपके पास हो जाएगा। और अगर कहीं पर आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब डी ट्रांजिशन होगी, और डी ट्रांजिशन की वजह से आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कलर्ड होगा। मतलब जो भी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा कैसा होता है, कलर्ड आपके पास होता है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग 12th में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करेक्ट। अब देखो एक बात और, अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मान लिया कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 1 है, एक कहीं पर आपके पास 5 है, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही डार्क कलर आपको दिखाई देता है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलर तो होगा लेकिन सॉल्यूशन का कलर, कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होगा, लाइट होगा। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट होंगे उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कलर भी आपके पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। 2 चीज ध्यान देखना, मैग्नेटिक को लेके 2 चीजें पूछी जाती है। एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछा, इसका मतलब तो भी बताना है डाया है या पैरा है। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा तभी भी आपको बताना है डाया है या पैरा है। लेकिन अगर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है, कई बार मैग्नेटिक बिहेवियर पूछता है, बच्चे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल कर आ जाते हैं, दोनों में डिफरेंस जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, बिहेवियर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपके पास, मैग्नेटिक मोमेंट है, अभी बताती हूं कि कैसे निकलते हैं। यहां तक रब कर देती हूं। कोई भी डाउट है तो मैसेज करके जरूर पूछ लेना नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे देखो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो आपके पास होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का, इसको हम कैसे निकालते हैं, स्पिन ओनली फॉर्मूला से निकालते हैं। स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या कहता है, म्यू आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है किसके इक्वल होता है, √n × n+2 बोर मैग्नेटोन के इक्वल होता है। ये आपके पास यूनिट है। n जहां पर आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरे पास मान लिया एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, √n1 + 2, इसका मतलब √3 आपके पास हो गया, मतलब 1.73 बोर मैग्नेटोन वैल्यू आ गई। अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है तो क्या करोगे, 2 × 2 + 2 आप करोगे, √6 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, n की वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हो। अब मेन बात देखो, कई बार कैलकुलेशन, खासकर बायो के बच्चे हैं या हमें रूट की वैल्यू को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो एक ट्रिक का ध्यान में रखना। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद करवा रही हूँ, लेकिन एक चीज का गौर करना, अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 आती है तो आपके पास म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, स्पिन ओनली फॉर्मूला की बात कर रही हूं मैं। यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर अगर n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है, 1.73 आएगी। अगर मैंने n की वैल्यू को 2 पुट किया तो वैल्यू कितनी आती है, 2.89 समथिंग आपके पास अप्रोक्सीमेट आती है।
अगर मैंने 3 वैल्यू पुट की तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 3.89 या 9 आपके पास वैल्यू आएगी। अगर आपने 4 किया तो 4.78 समथिंग वैल्यू आपके पास आएगी। 5 करोगे तो 5.8 समथिंग आएगी। 5 करोगे, 6 करोगे तो 6.9 समथिंग आएगी। 7 करोगे 7.8 समथिंग आएगी। 8 करोगे अगर आप 8 आपके पास 7-8 समथिंग आएगी। 9 करोगे तो 9.9 समथिंग आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप जब भी आंसर को सॉल्व करोगे एग्जैक्ट वर्ड को याद मत करो, बस आप ये देख लो 7 से आगे आगे वैल्यू है, 7, 8 या 9 आपको यहां पर लिखनी है। तो बीच का करके आप क्या करो, वहां पर अप्रोक्सीमेट यहां पर लगा दो, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अगर 1 है 1.7 समथिंग, 2 है 2.8 समथिंग, 3 है 3.9 समथिंग आपने लिख दिया, तो इसका मतलब आपकी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही आ जाएगी। और कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, आपको म्यू की वैल्यू दे देता है कि आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट 2.89 था, बताओ आपके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप क्या करोगे, यहां पर करोगे, स्क्वायर करोगे, सॉल्व करोगे। आप डायरेक्ट याद रखो 2.8 समथिंग है ना, तो इसका मतलब एन की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। फॉर्मूला जरूर लगाना है क्वेश्चन करते हुए, लेकिन फॉर्मूले से आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, थोड़ी सी करी आपने, वैल्यूज को पुट किया और डायरेक्ट लिखो कि एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ रही है, 2 आपके पास आ रही है। इसका मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आती है वो ये चीज आपके पास है। ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए वीबीटी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है तो भी आप वीबीटी का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और किसकी याद रखनी जरूरी है, 3D सीरीज की याद कर लो आप 12th के अकॉर्डिंग। 3D सीरीज क्या कहती है, आपके पास पहले स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, उसके बाद जिंक। ठीक है, स्कैंडियम की क्या होती है, D1S2, D2S2, D3S2, D5S1, इसकी चेंज होती है क्रोमियम की। ठीक है, फिर आगे D4 आना था, यहाँ पे 5S2, D6S2, D7S2, D8S2, D10S1, इसकी चेंज होती है। फिर D10S2 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, आपके पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक आपके पास। अगर याद नहीं है तो बेसिकली ऐसे भी कर सकते हो, सचिन तेंदुलकर वाली कार। सचिन SC, सचिन तेंदुलकर वाली कार मैंने फ्री में कलर करा के निखिल कुमार को बेची। सचिन तेंदुलकर वाली कार मैंने फ्री में कलर करा के निखिल कुमार को बेची। कैसे भी याद कर सकते हो, सचिन तेंदुलकर वाली कार मैंने फ्री में कलर करा के निखिल कुमार को बेची। ये आपको याद होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर सीरीज आपने ठीक लिख दी बस, फिर तो 1 2 3, ये क्रोमियम का चेंज रहेगा, 4 की बजाय 5 आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम कर दिया, 5 6 7 8, यहाँ पे 9 S2 होना चाहिए था, S के अंदर, D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कर दिया, वहां से कम हो गया। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। और 9 के बाद फिर यहाँ 10 होना ही था आपके पास। ठीक है, अब देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, जब भी मैं हाइब्रिडाइजेशन करती हूं, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप यहां पर 2 लाइन को रट लेना मेरी। अगर 2 लाइन आपको याद हो गई तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन आप इजीली निकाल पाओगे, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना। पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता। अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता, इंपॉर्टेंट है। अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके पास होता है, लेकिन हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर मेटल आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वहां पर पेयरिंग नहीं करेगा। या तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स को आप क्या करोगे, एक्सेप्शन बना के याद कर लो, या फिर मेरी 2 बातों को याद रख लेना, उसके बिहाफ पर आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को निकाल लोगे। पहली बात क्या है, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता। अमोनिया +2 में, मेरे साथ बोलना है आपको, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता। अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता।
दूसरी बात आपके पास कोबाल्ट प्लस 3 हैलाइड को छोड़कर हैलाइड कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपके पास HCN नेगेटिव, अजाइड आपके पास, इनको छोड़ के सभी के साथ पेयरिंग करता है। ये दो बातें मेरी रट लो। पहली बात क्या, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता, मेरे साथ बोलो, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता। कोबाल्ट +3 हैलाइड को छोड़ के सभी के साथ पेयरिंग करता है। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड को छोड़कर सभी के साथ पेयरिंग करता है। हैलाइड को छोड़कर सभी के साथ पेयरिंग करता है। इस टर्म को समझा देती हूं। इसका मतलब हैलाइड को छोड़ के सभी के साथ पेयरिंग करता है, मतलब अगर कहीं पर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HCN नेगेटिव, अजाइड आपके पास मिल जाता है, ये वाले हैलाइड मिल जाते हैं, तो यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, इसको छोड़ के हर जगह होगी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, चाहे आपके पास CO है आपके पास, तो भी पेयरिंग होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये तो वैसे भी है, ठीक है। लेकिन जैसे वाटर आपके पास हो गया, वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। बायोलॉजिकली क्या होना चाहिए कि वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां देखो मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो वाटर बेशक से प्रेजेंट हो तो भी आपको क्या करानी है, पेयरिंग करानी है। मेरी इस लाइन का मतलब ये था, ठीक है। याद रखना, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड को छोड़ के सबके साथ पेयरिंग करता है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स दिया हो अपने दिमाग में ये दोनों लाइन देखना, ये पहले ये चेक करना, अगर अमोनिया आपका लिगेंड दे रखा है क्या वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर कोबाल्ट मेटल दे रखा है क्या वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ताकि ये दोनों पॉइंट आप अप्लाई कर सको। अगर इन दोनों में से कोई भी बात नहीं है तो आप बी फ्रैंक होके बिल्कुल फ्री माइंड से आप क्या करोगे, वीक फील्ड लिगेंड दिखा, पेयरिंग नहीं कराओगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखा, पेयरिंग कराओगे। ये बातें समझनी बहुत जरूरी थी आपकी VBT के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिस वे से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है NiCl4, पहले ऑक्टाहेड्रल का केस बताती हूं। कोई भी आपके पास आयरन है, H2O6+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ध्यान से देखना मेरी बात कैसे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। मेरे पास आयरन है, X माना प्लस में, आपके पास जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं सब पे चार्ज 0 होता है, चाहे वाटर है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास है, ठीक है। तो 0 इसका हो जाएगा। ओवरऑल कितना चार्ज है, +3, इसका मतलब X आपके पास क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। आयरन क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब चेक करो, आयरन के ऊपर तो कोई भी फॉर्मूला, यहां पर वाटर है और आयरन है, कोई फॉर्मूला ही नहीं फिट होता। कोबाल्ट होता तो सेकंड वाला रूल याद रखते, अमोनिया होता तो पहले वाला ध्यान रखते, तो इसका मतलब यहां टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपके पास क्या है, वाटर है। नेचर देखो, वाटर कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करेगा। बस आपको क्वेश्चन में ये देखना है क्या पेयरिंग होगी या पेयरिंग नहीं होगी, बस। इसका मतलब आपने एक चीज कंफर्म कर ली कि पेयरिंग नहीं होगी। इसके बाद आगे आते हैं, आयरन आपके पास है। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होती है, 3d6,4s2 आपके पास होती है, 3d6,4s2 आपके पास है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, तो आयरन +3 में कैसे लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके 4s से जाएंगे, एक आपका d से जाएगा, कितना बनेगा, d5, 3d5, 4s0 आपके पास बन जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करो, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, फिर s है, फिर आपके पास क्या होता है, 4p होता है। ये आपके पास क्या है, 3d, ये 4s, ये आपके पास क्या है, 4p, ठीक है। अब D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, आपने भर दिए। अब देखो ये किसके लिए था, Fe+3 के लिए था, लेकिन आपको हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए करनी है, कॉम्प्लेक्स के लिए करनी है। कॉम्प्लेक्स के लिए क्या करना है, FeH2O6 पॉजिटिव जब लिखोगे, अब यहां पर अप्लाई करना है कि पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो आपने क्या देखा था, पेयरिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं हो रही, तो जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दो, जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दो, कोई पेयरिंग नहीं करानी आपको,
ठीक है। अब देखो मेरे पास इनकी पेयरिंग नहीं हो रखी, तो इसको छोड़ के आगे आपके पास जो ओवरलैपिंग होगी, पहला वाटर मॉलिक्यूल है, कहां जाके कंबाइन करेगा, यहां करेगा, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल, कितने हैं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे, तो दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, आगे कितने चाहिए, 2 और चाहिए। इसके आगे क्या है, 4d ऑर्बिटल्स आपके पास खाली होता है, तो d ऑर्बिटल में से 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहां पर जाकर ओवरलैप करेंगे। तो ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, पहली s में 3 p के 2 d के आपके पास, तो क्या बनेगी, sp3d2 आपके पास बनेगी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो क्या बना आपके पास, sp3d2 आपके पास बनी। अब सेकंड चीज अगर मैं आपसे पूछती हूं, बताओ मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब डाया होगा या पैरा होगा, तो चेक करो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक आपके पास होगा, ठीक है। यहां पर अगर पैरामैग्नेटिक आपके पास है, मैग्नेटिक मोमेंट को आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, 5.9 समथिंग बोर मैग्नेटोन आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा ये चेक करो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। आप देखो आपने पेयरिंग कराई है या नहीं कराई है, पेयरिंग नहीं कराई है। पेयरिंग नहीं कराने का मतलब क्या है, वीक फील्ड लिगेंड था आपके पास, वीक का मतलब क्या था, हाई से था। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स आपके पास है वो कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके पास है। कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके पास है। अगली बात आपके पास, क्या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे या आउटर कहेंगे, तो देखो sp3d2 आपके पास है, तो इसको क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम इसको बोलेंगे, करेक्ट। लास्ट एक पॉइंट कि क्या ये कलर्ड है या कलरलेस है, वो कैसे पता चलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ऊपर से 5 प्रेजेंट है, तो क्या होगा, डार्क कलर का दिखाई देगा आपको, हाईली पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ज्यादा है, और इसका डार्क कलर होगा, या फिर सिंपल कहो कि कैसा कॉम्प्लेक्स होगा आपके पास, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। अब हर क्वेश्चन के अंदर आपको यही करना है। रीजनिंग क्वेश्चन यहां से कोई भी आता है, चाहे पूछो कि ये कलर्ड है कलरलेस है, चाहे पूछो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, फलाना वाला आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, पूछे आपसे ये आपके पास कलर्ड है, ये कलरलेस है, ये डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, कोई भी क्वेश्चन आए आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। यहां तक जाना है, आपको चेक करना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है तो कितने हैं आपके पास, उसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है। तो ये प्रोसेस कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन वीबीटी से आता है तो ये आपको फॉलो करना ही करना पड़ता है। क्लियर है। इसके बाद देखो आपके पास एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करवाती हूं जो थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा। अब देखो शेप अगर पूछता है इसी कॉम्प्लेक्स की, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आंख बंद करके लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए 6, चाहे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, हमेशा कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल आपके पास होगा, ठीक है। अब देखो अगला कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बहुत रिपीट होता है, CF6 पॉजिटिव। देखो कैसे होगा, 3 नेगेटिव आएगा, ठीक है। कोबाल्ट है, X का F के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो प्लस में क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -3। कैसे लिखोगे, x -6 इक्वल टू -3, x की वैल्यू -3 प्लस 6 कितना हो गया, +3 ऑक्सीडेशन है। याद रखो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सेकंड वाली बात याद रखो, कोबाल्ट +3 हैलाइड को छोड़ के सबके साथ पेयरिंग करता है, लेकिन ये तो हैलाइड है ना, तो हैलाइड के साथ तो नहीं करेगा। बस आपको यही चेक करना था कि पेयरिंग नहीं होगी। बस अगर आपको ये पता चल गया पेयरिंग नहीं होगी तो आंसर बहुत इजी है। कैसे, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है, D7S2 होगा। कोबाल्ट +3 किस में होगा, +3 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, कितना हुआ, 6 हुआ। 6 को क्या करोगे, कोबाल्ट +3 में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो, 3 4 5 6 हो गया। ये 3D है, ये आपके पास 4s है, ये आपके पास 4p है, ये आपके पास क्या है, 4d आपके पास खाली है। पेयरिंग नहीं हो रहा मतलब एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। क्या होगा आपके पास, आप कोबाल्ट F6 नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 ये एज इट इज रहेगा।
इसका मतलब क्या है, बाकी ओवरलैपिंग किसके साथ होगी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कलर्ड होगा आपके पास, ठीक है। तो ये सारी बातें अब आप बता सकते हो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बता रही हूं एक। मैंने क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स भी पूछ लिया जाता है, मैंने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिख दिया आपके पास और 3 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब देखो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, क्यों, वाटर के ऊपर 0 रहता है चार्ज, तो x + 0 = +3, तो x कितना आ गया, +3 आ गया। अब कोबाल्ट का क्या था आपके पास, D7S2 था, कोबाल्ट +3 क्या हो गया, D6S0 आपके पास हो गया, करेक्ट। तो कोबाल्ट +3 लिखो, क्या होगा आपके पास, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, क्या है 3D है, ये आपके पास 4s है, ये आपके पास क्या है 4p है, ये आपके पास क्या है 4d आपके पास खाली है। अब कॉम्प्लेक्स लिखो, कोबाल्ट वाटर मॉलिक्यूल 6 3 पॉजिटिव। अब देखो यहां पर आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4, ये 3D 4s, इनको रिप्रेजेंट जरूर करना है, 4p, और ये आपके पास क्या है 4d। अब ध्यान से देखो, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सेकेंड रूल, कोबाल्ट +3 हैलाइड को छोड़ के सभी के साथ पेयरिंग करता है। अब हैलाइड तो है नहीं, तो इसका मतलब जो भी दिया हुआ है पेयरिंग करेगा, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगी, पेयरिंग होगी। अब पेयरिंग कैसे करवाते हैं वो देखो, जो कोबाल्ट +3 है सिंगल मेटल आयन होगा, उसको एज इट इज लिखते हैं, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स लिखूंगी, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पेयरिंग होगी। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स के आगे मैं लिखूंगी, यहां आपको पेयरिंग करानी है। पेयरिंग कैसी होगी, ये पहले से पेयर्ड है, इसको एज इट इज लिखा, ये वाला लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले के साथ जाके क्या करेगा, पेयर अप हो जाएगा। तो क्या होगा, एक ऐसे है तो दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, अपोजिट स्पिन में आ जाएगा, ठीक है। अगला जो आपके पास लास्ट सेकंड है, ये क्या करेगा, इससे पहले वाले के साथ जाके पेयर अप कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आपके पास हो जाएगा। ये पेयरिंग का मतलब था जो मैं बार बार बोले जा रही थी। आपने देखा पेयरिंग कराएगा, बस लास्ट वाले को इसके साथ ओवरलैप करा दो, इसको इसके साथ ओवरलैप करा दो, ये आपके पास पेयरिंग हो गई। अब देखो कहां खाली है, आपको 6 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तो पहला क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां करेगा, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल यहां अटैच होगा, थर्ड यहां, फोर्थ यहां, फिफ्थ यहां, सिक्स्थ यहां। तो देखो क्या है, पहले डी का आया, तो इसको क्या बोलेंगे आपके पास, D2sp3 हम इसको बोलेंगे। डी पहले आया है, इसका मतलब कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके पास है, बस, ठीक है। कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करो, क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड है, तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो कैसा होगा, कलरलेस आपके पास होगा। बस ये सारी बातें आपको फिर से दोबारा से बता देनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। ऑक्टाहेड्रल की सभी केसेस हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब 2 केसेस हम किसके करेंगे, टेट्राहेड्रल के भी सॉल्व करते हैं। तो इसको बेसिकली रब कर रही हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, निकेल के कॉम्प्लेक्सेस जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पूछे जाते हैं, और वही 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं जो घुमा फिरा के सीबीएसई देती है, या आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। पहला देखो NiCl4 2 नेगेटिव है, पहले क्या निकालोगे, सेम पैटर्न फॉलो करना है, x किया -4 हो जाएगा इक्वल टू -2, x क्या हो गया, -2 + 4 + 2 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ठीक है। अब देखो इसका मतलब निकल +2 में प्रेजेंट है, निकल का क्या होता है, D8 3D8 4s2 आपके पास है, निकल +2 का मतलब है 3D8 4s0, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्या काम करना है, निकल +2 को लिखना है, क्या बनाओगे, पहले D बनाओगे आप, फिर 4 बनाएंगे, फिर P बनाएंगे, फिर आपके पास D आपके पास बनेगा। लिखना है ये 3D है, 4s है, 4p है, 4d आपके पास, 4d आपके पास बेसिकली है। देखो क्या है, s वाला खाली है, d के अंदर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, कॉम्प्लेक्स का लिखकर दिखाना है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अब देखो आपके पास क्या है,
Cl है। Cl कैसा होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड आपके पास क्या करता है? पेयरिंग नहीं करता, तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं करनी, बात खत्म। पेयरिंग नहीं करने का मतलब क्या है? जो जैसा है उसको एज इट इज छोड़ दो, कुछ नहीं कराना आपको। तो देखो यहां तक सब क्या है? बिजी बिजी बिजी। कहां से शुरू होगा? एक यहां से शुरू होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 ऑर्बिटल चाहिएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्या बना? पहले वाला s का है, बाकी 3 p के हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3 आपके पास हो जाएगी। और मैंने पोस्टुलेट में लिखवाया था, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, मैंने लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? ना भी लिखवाया हो तो याद रखो, आपके पास अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 4 होता है, वीबीटी कहती है कि 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती है। एक आपके पास sp3 होती है, एक dsp2 आपके पास होती है। वीबीटी कहती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। एक आपके पास sp3 होती है, दूसरी dsp2 होती है। ठीक है, अगर sp3 है तो कंफर्म है कि जो आपके पास शेप बनेगी, कैसी शेप बनेगी? आपके पास टेट्राहेड्रल बनेगी। और अगर DSP2 होगा तो शेप कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 आपके पास है तो स्क्वायर प्लेनर आपके पास होगा। जबकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपके पास होता है, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, d2sp3 हो, sp3d2 आपके पास हो, दोनों में ऑक्टाहेड्रल रहता था। तो यहाँ पे जनरली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है। NiCl4 2 नेगेटिव है, आपके पास टेट्राहेड्रल नेचर का होता है, क्यों होता है? ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन को निकाल कर दिखा दो, फिर बाद में बोल दो कि आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास टेट्राहेड्रल शेप का हो जाएगा। सिंपल। अब देखो, क्या आपके पास पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड, आपको मिनिमम एक चाहिए था। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा आपके पास? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। तो ये सब बातें जनरली आपको बतानी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास कैसा होता है? कलर्ड होता है बिहेवियर में। हो जाएगा। यहां से एक लास्ट क्वेश्चन और करके बताती हूं, ठीक है, इसको रब कर रही हूं। अगला देखो, NiCO4, ये कॉम्प्लेक्स आपके पास है। ठीक है, देखो Ni है, निकल है, आपके पास CO के ऊपर चार्ज 0 होता है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है, कोई भी चार्ज नहीं है निकल पे। और निकल की आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d8 4s2 आपके पास होती है। तो निकल को बनाओ, क्या बनेगा? 3d8 1 2 3 4 4s, और ये आपके पास क्या है? 4p। ये 3d है, 4s है, 4p है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने डाला। आगे क्या है? 2 आपके पास 4s के अंदर हो गए। अब देखो मेन बात क्या है, ये इस तरह से करो, ठीक है। अब देखो मेरे पास निकल प्लस CO4 है, ये आपको पहचानना है कि लीगेंट कैसा है। CO कैसे नेचर का होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट आपके पास होता है। स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपके पास पेयरिंग हो जाएगी। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो बस पेयरिंग करानी थी आपको। कैसे कराते हैं पेयरिंग? जो बाहर वाले हैं, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, उसके साथ ओवरलैप करना स्टार्ट कर देंगे। तो कैसे करेगा? आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास था, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास 4s के अंदर है और यहां 2 खाली है, तो ये दूसरा, पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा जाएगा इसके साथ ओवरलैप करेगा, 4s क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, 4p भी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। अब देखो आपके पास 4 CO को कंबाइन करना है, ये सारे फिल हैं, 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? आपके पास sp3 होगी। शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल आपके पास होगी, ठीक है। NiCO4 की टेट्राहेड्रल शेप होती है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3 आपके पास है। बिहेवियर कैसा है आपके पास? क्योंकि सभी के सभी पेयर्ड आपके पास हैं, तो मैं क्या कहूंगी? ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि NiCl4 2 नेगेटिव है, पैरामैग्नेटिक है, NiCO4 आपके पास है, डायामैग्नेटिक होता है। तो इसको भी आप क्या करते हो? इसी प्रोसीजर से बताते हो। डायामैग्नेटिक है तो कैसा होगा? आपके पास कलरलेस होगा।
ये क्वेश्चन आपसे जनरली वीबीटी से पूछा ही जाता है। और सीएफटी से मैंने डायग्राम बोला था याद करने के लिए, आप याद भी कर सकते हो। सीएफटी एक रिवीजन दे देती हूँ, क्विक रिवीजन जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास डी ऑर्बिटल है, T2G के अंदर स्प्लिट करते हैं, ऊपर आपके पास EG बनता है तो ऑक्टाहेड्रल है। और अगर आपके पास उल्टा है, नीचे E बनता है आपके पास और ऊपर T2 बनता है, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। पिछले पार्ट 1 के अंदर मैंने क्वेश्चंस बताया भी था। ये आपके पास क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल केस है तो डेल्टा O होगा, ये टेट्राहेड्रल केस है तो डेल्टा T आपके पास होता है। हम क्या कहते हैं कि डेल्टा O है वो 4/9 टाइम्स होता है डेल्टा T के कंपैरिजन में। मतलब ये गैप बहुत ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल के केस में, ठीक है। बाकी इसको हम बैरी सेंटर कहते हैं। नीचे आपके पास -0.4 प्लस 0.6, यहाँ उल्टा था, ये बैरी सेंटर है, ये -0.6 आपके पास रहेगा और ये 0.4 आपके पास रहेगा। डिटेल में अगला लेक्चर, इससे अगला पार्ट जो आपके पास होगा, आपके पास वहाँ सीएफटी को डिटेल में समझाऊंगी, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। थैंक यू।